इलेक्शन कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 आर्टिकल नंबर 324 टू 329 डिस्क्राइब किया हुआ है इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के विषय में कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है। इंडिपेंडेंट समझना है इसे कि कैसे इंडिपेंडेंट है और किससे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे है? एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट से। किससे बात? कार्यपालिका, 3 पार्ट पढ़ते थे ना हम लोग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से ये इंडिपेंडेंट है। आपके पास 2 इंटरफेरेंस अभी बचेंगे। एक बचेगा लेजिस्लेचर जो बचेगा, और दूसरा जो होगा वो जुडिशरी होगा। तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है किससे? एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से। लेजिस्लेचर उसे चेंज करेगा, जुडिशरी उसमें इंटरफेरेंस करेगी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट कैसे है और कहां से उसको इंटरफेरेंस किया जाता है ये समझेंगे। उसके बाद जो समझेंगे वो है कि सिंगल वर्सेज मल्टी मेंबर कंट्रोवर्सी ऑफ इलेक्शन कमीशन। पहले जो हुआ करता था, इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर हुआ करता था, और 1989 के बाद इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर कमीशन होने लगा। तो कैसे ये चेंज आया ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद जानना जरूरी है टीएन सेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए जो इलेक्शन कमीशन पर बहुत ज्यादा प्रभावी हुए। इलेक्शन कमीशन उससे इफेक्टेड हुआ, और कैसे इफेक्टेड हुआ ये समझेंगे हम लोग। उसके बाद इसी में देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पार्ट में ही डिलिमिटेशन भी है, तो डिलिमिटेशन को समझेंगे। उसके बाद जो आप जानते हो ईवीएम एंड नोटा, नोटा का ऑप्शन ईवीएम पे आ गया। नोटा पर ऑप्शन कैसे आया, किस प्रक्रिया के थ्रू आया, क्या हुआ था उस समय का सिनारियो। पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, तो उस केस को हम लोग समझेंगे। तो वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। आज का जो टॉपिक है पॉलिटी में वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिंगल वर्सेज मल्टीपल कमीशन, सिंगल वर्सेज मल्टीपल मेंबर इलेक्शन कमीशन होता क्या है? अगर डायरेक्ट नटसेल में बात करें तो 1993 अक्टूबर 1 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डिनेंस लाती है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एक्ट के रूप में, और वो कन्वर्ट करती है इलेक्शन कमीशन को, वन मैन इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन। आज के सिनेरियो में क्या है, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके नीचे कहते हैं हम लोग 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो आज 3 मेंबर कमिटी हमारा कमीशन है, 3 मेंबर है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो ये शुरुआत यहां पर है। हुई कैसे थी शुरुआत? शुरुआत होती है 1989 में। उस समय तक 1989 के पहले इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर कमीशन हुआ करता था, और उस समय सरकार थी कांग्रेस की। 16 अक्टूबर 1989 कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस का रिलेशनशिप उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन के साथ अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस ले आया पहले, और उसने घोषणा कर दी कि अब इलेक्शन कमीशन जो होगा वो सिंगल मेंबर बॉडी नहीं होगा। तो हमने क्या कहा था शुरू में ही, इंडिपेंडेंट है किससे? एग्जीक्यूटिव से, लेकिन लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट नहीं है। आप एक्ट के द्वारा या ऑर्डिनेंस के द्वारा आप इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस को चेंज कर सकते हो। तो यहां पर चेंज हुआ। तो चेंज होकर 16 अक्टूबर 1989 में कांग्रेस की सरकार ने कह दिया कि उसके जो इलेक्शन कमीशन थी, तो बोल दिया कि अब इलेक्शन कमीशन सिंगल नहीं होगा, वो मल्टी मेंबर होने वाला है। और टीएन सेशन के साथ जो कमिटी थी, कमीशन था, उसको बना दिया मल्टी मेंबर। कैसे बनाया? 2 और इलेक्शन कमिश्नर को वहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, 2 जनवरी 1990 सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार चली जाती है। उसके बाद आते हैं नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट। नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो लीड कर रहे थे, उसमें के प्रधानमंत्री थे वो थे वीपी सिंह। उन्होंने फिर से इलेक्शन कमीशन को बना दिया सिंगल मेंबर बॉडी। तो 1989 में कांग्रेस के टाइम में ये मल्टीपल बॉडी में कन्वर्ट हुआ, और 1990 में वापस ये सिंगल मेंबर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 1 अक्टूबर 1993 फिर से आती है कांग्रेस की सरकार। पीवी नरसिम्हा राव उसमें के होते हैं प्रधानमंत्री, और उन्होंने पहले ऑर्डिनेंस लाया, अब बाद में उसको एक्ट के रूप में कन्वर्ट करके फाइनल कर दिया कि नहीं, आपका ये मल्टी मेंबर बॉडी ही होगा। अपॉइंट कर दिए 2 आपके
इलेक्शन कमिश्नर। तो सीन बन गया इस प्रकार का, एक हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके नीचे हो गए 2 इलेक्शन कमिश्नर। इस प्रकार से आपका इलेक्शन कमीशन बन गया मल्टी बॉडी। टीएन सेशन जो उस समय थे, उन्होंने इसको लेकर केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस होता है टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें मजेदार चीज क्या होता है, इसका जजमेंट को देखोगे तो जजमेंट में 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि पहला बोला गया कि जो सिंगल बॉडी हुआ करता था वो सुपीरियर अपने आप को मानता था, वो डेमोक्रेसी जो हमारे देश का मूल में है उस डेमोक्रेसी व्यवस्था को लागू नहीं हो पाता है। तो वैसे स्थिति में उसको जो आपका सुपीरियर वाला कॉन्सेप्ट है ये कुछ नहीं होगा। जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो सब इक्विवेलेंट ही रहेंगे, कोई सुपीरियर एक दूसरे से नहीं रहेगा। डिफरेंस लाया गया केवल एक पॉइंट पर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना होगा तो उसको हटाने की वही प्रक्रिया होगी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की होती है। कैसे हटाते हैं उसको, दोनों आपके हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाता है। और क्लेम क्या लगता है, वही मिसबिहेवियर रहेगा या इनकैपेसिटी रहेगा काम का। तो उसी ग्राउंड पर उसी मैनर से जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम उसी मैनर से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। जबकि इलेक्शन कमिश्नर जो और 2 हुए उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति उसे सीधे हटा सकता है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें रिटेन रूप से आपको उसकी शिकायत करता है तो राष्ट्रपति हटा देते थे। इस पॉइंट से केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अलग होते हैं, बाकी सभी चीज उनकी लगभग सेम रहती है और उनको हटाने का तरीका खाली अलग होता है। अब आते हैं 324 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेगी। जो क्या काम करेंगे वो सुपरिटेंडेंस करेंगे, डायरेक्शन देंगे एंड कंट्रोल करेंगे। किस चीज का, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉल रोल्स, जिस पर आपका जो आप कहते हो मतदाता सूची, वोटर लिस्ट, उस इलेक्ट्रॉल रोल्स को वो सुपरिटेंडेंस करेंगे, डायरेक्शन देंगे और कंट्रोल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंडक्ट कराएंगे इलेक्शंस को कंडक्ट कराएंगे। किसका इलेक्शन को, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के और ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इतने ऑफिसों के इलेक्शन को वो कंडक्ट करवाएंगे। तो 24 2 पॉइंट बताता है। पहला पॉइंट बताया फिर आपको कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉल रोल के प्रिपरेशन में सुपरिटेंडेंस, कंडक्ट एंड कंट्रोल, डायरेक्शन देने के लिए होगा और वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराएगी। 325 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 325 कहता है कि देयर शैल बी 1 जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी कंस्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है आपका पूरा भारत, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो वो जो कंस्टिट्यूएंसी होगी जनरल इलेक्शन के, उसके लिए वो एक जनरल इलेक्टोरल रोल, उसका एक अलग, हर कंस्टिट्यूएंसी का एक अलग वोटर लिस्ट, एक मतदाता सूची बनेगा जिसकी बनाने की जिम्मेदारी रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और बोला क्या गया, नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। आप रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को उस इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताता है इलेक्टोरल रोल के बारे में। 326 अगला बताया, इसी का अगला कड़ी क्या, अगला कड़ी होगा एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि जो 18 साल से जो ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार है, या कहो कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। तो 326 बोलता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को बताता है कि अगर जो भी व्यक्ति होगा जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा होगा, वो उसका नाम उसके इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होने के लिए वो एलिजिबल हो गया, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। 327 बोलता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आ गया फिर से, हमने कहा कि आप इंडिपेंडेंट किससे हैं, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से, लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस से आप इंडिपेंडेंट नहीं है। आपके पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि पार्लियामेंट जो होगा वो स्टेट और लोकसभा, राज्यसभा सबके लिए रिलेटिंग जो उसके इलेक्शंस होंगे उसके लिए वो प्रोविजन बनाने के लिए वो उसके पास अधिकार है। किसकी का प्रोविजन, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल बनने का प्रक्रिया और डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, यहीं पे आता है आपका डिलिमिटेशन, परिसीमन,
कि कहां से कहां तक का एरिया किस विधानसभा क्षेत्र में जाएगा और कहां से कहां तक का एरिया लोकसभा क्षेत्र में जाएगा, इसको करने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन अलग से बनता है जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में काम करता है और उसका यही काम है कि वो क्षेत्रों को डिफाइन करे। तो द ड्यूटी एंड पावर टू इनिशिएट इलेक्शन लाइज विद द गवर्नमेंट। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शन कमीशन उस समय तक रोल में नहीं आएगी, वो सीन में नहीं आएगी जब तक सरकार ये ना बता दे। सरकार मींस जब तक मान लो कि लोकसभा के केस में बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा होगी, राष्ट्रपति देंगे इलेक्शन कमीशन को सूचना कि हम इस समय में चुनाव करवाना चाहते हैं। ठीक है, जब सरकार इस चीज को बता देती है कि हमें कब चुनाव करवाना है, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन का रोल शुरू होता है। यानी ड्यूटी एंड पावर टू इनिशिएट इलेक्शंस वो आपके सरकार में है, लेकिन जैसे सरकार इस चीज को अनाउंस कर दी उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको टेक ओवर कर लेता है और उस पीरियड में इलेक्शन कराने का सारा जो उसका ये है, सारा जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा आ जाता है अब इलेक्शन कमीशन के मामले में। द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज टू टेक ओवर द कंडक्ट एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ें। अब इसी को लेकर अलग अलग रूल बनते हैं। अब ध्यान से समझना, आर्टिकल जो हमने पढ़ा 326 उसी पर इसी पावर को यूज करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 लाया गया। इसी एक्ट के आधार पर जहां पर कंडक्ट कराना है किसको, इलेक्शन कमीशन को, और घोषणा करनी है किसको, सरकार को। सरकार बताती है कि हमको चुनाव कब कराना है। उसी एक्ट के आर्टिकल के आधार पर मेरा आरपीए एक्ट 1950 1951 आया, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट 1952 और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952, 62, 73 और 2002, इस तरह से जितने भी एक्ट आए वो आर्टिकल 326 के आधार पर अलग अलग एक्ट लाए गए। तो अब आते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे पहले डिलिमिटेशन क्या है। डिलिमिटेशन क्या होता है? द रेफर द प्रोसेस टू फिक्सिंग द लिमिट एंड बाउंड्रीज। ये बताता है कि कौन सा विधानसभा, कौन सा कंस्टिट्यूएंसी का क्षेत्र कहां से कहां तक होगा। डिलिमिटेशन जो होता है उनके पास एक पावर दिया गया है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय को किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय को किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 328 पावर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यही सेम चीज जो लोकसभा को वहां पर पार्लियामेंट को है, 328 में वही पावर स्टेट लेजिस्लेचर को है कि वो मेक प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, सेम चीज है। अब आते हैं राइट टू वोट। राइट टू वोट के विषय में पहले समझ लें। राइट टू वोट एक स्टेचुरी राइट है, ठीक है, एक वैधानिक संवैधानिक अधिकार है, ना कि इसको आप फंडामेंटल मान सकते हैं ना कॉमन लॉ मान सकते हैं। पहला पॉइंट कि अगर पूछा जाए कि राइट टू वोट क्या फंडामेंटल राइट है, मेरा आंसर होगा नहीं, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो स्टेचुरी राइट है। ठीक है, क्योंकि आरपीए एक्ट जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं पब्लिक को, वोटर्स को डिबार भी करता है वोटिंग देने के पावर से। अगर फंडामेंटल मान लेंगे तो उसको अधिकार हो गया, वो हो सकता है जेल में हो, वो हो सकता है ऐसे क्राइम के कारण जेल में हो जिसमें उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाना। तो वैसे में अगर फंडामेंटल होता तो उसको बाहर निकल के वोट देने का अधिकार मिल जाता, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट नहीं बोला जाएगा। सेक्शन 5 आरपीए एक्ट 1951 डिबार्स ए पर्सन टू वोट इन एन इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड इन प्रिजन अंडर ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट और इन लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस। ठीक है, अगर उसको पुलिस किसी आरोप में, किसी केस में अंदर, जेल के अंदर ले ली है तो उसे वोट देने से वंचित कर दिया जाएगा। ये बताता है आपका सेक्शन 5 किसका, आरपीए एक्ट का। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है केवल, तो उसको आप वोट देने से नहीं रोक सकते हैं। तो ये राइट टू वोट को लेके जो डाउट थे उसको हमने क्लियर कर दिया। आर्टिकल 329 बोलता है द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन कंस्टिट्यूएंसी और द अलॉटमेंट ऑफ सीट ऑफ सच कंस्टिट्यूएंसी शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। ये पहले भी बोल चुका है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है उसको लेकर आप कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और 329 के बी में कहा जाता है कि नो इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन प्रोसेस में कोई भी चीजें अगर होती है उसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो डायरेक्टली। उसको लेके जाने का एक तरीका दिया गया है, इलेक्शन पिटीशन। किसी चुनाव से संबंधित अगर आपको कोई केस करना है तो आप हाई कोर्ट में जाके केस करेंगे, जिसका अपील होगा सुप्रीम कोर्ट में। यह याद रखना है कि वो
जब भी केस होगा तो वो होगा हाई कोर्ट में। वो केस जो होगा वो लिखाएगा कि ये इलेक्शन पिटीशन है, उसके अलावा डायरेक्ट आप इलेक्शन कमीशन पर केस नहीं कर सकते हैं। तो वही बोला जाता है कि 329 के बी में ये बात लिख दिया गया कि आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में, ना कि आप इलेक्शन कमीशन पर केस कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है। आरपीए एक्ट 1951 जो 51 है वो डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट को कि ये सारा पावर है, वही उस इलेक्शन पिटीशन को सुनेगी और उसका जो अपील होगा वो होगा आपके सुप्रीम कोर्ट में। अंडर आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 71 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो बोलता है कि अगर डिस्प्यूट होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में तो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट ना जाके सीधे जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट। यानी इलेक्शन पिटीशन अगर हमको डालना है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड तो वो हम डायरेक्ट डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और कोई भी आप चैलेंज आप करना चाहें तो वो चैलेंज आप उसी समय कर सकते हैं जब आपका इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो चुका हो। मिड ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस आप कोई भी इलेक्शन पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। ईवीएम के बारे में समझ लें। ईवीएम पहली बार 1982-83 में केरला असेंबली इलेक्शन में यूज की गई है और जनरल इलेक्शन अगर लोकसभा की बात करें तो 2004 में जनरल इलेक्शन में ईवीएम पहली बार यूज हुआ। नोटा 2013 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये पावर दिया इंडियन सिटीजन को कि वो नेगेटिव वोटिंग भी कर सकती है। मतलब जितना नॉमिनेशन आया उसमें हमको कोई पसंद नहीं है, देन नन ऑफ दी एबव का ऑप्शन आ गया। तो कब आया? 27 सितंबर 2013। केस कौन सा था? पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और इसके बाद इसको जो यूज किया गया, पहली बार जो इसको यूज किया गया वो 5 स्टेट के असेंबली हुए थे नवंबर 2013 में, उसमें नोटा का प्रयोग किया गया। और जनरल इलेक्शन जो था 2014 का, उसमें नोटा का प्रयोग किया गया पहली बार। तो ये था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट। होप आपको क्लास अच्छा लगा हो। थैंक यू।